हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के विषय में। हमने देखा था कि क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में सबसे पहले एक संस्था आई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद का जो है क्रांतिकारी आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका प्रारंभ होती है और इसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया और तमाम क्रांतिकारी घटनाओं में सक्रिय भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा निभाई गई, जिसमें काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड इत्यादि जो है वो उल्लेखनीय है। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इतने सारे क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल होने के बावजूद भी कभी जो है अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर सके और अंतिम मुठभेड़ जो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में हुई, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपनी ही गोली के द्वारा शहीद हुए, क्योंकि ये पकड़े नहीं जाना चाहते थे। तो आज जो है हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस प्रकार से 27 फरवरी 1931 को हुई और क्या क्या चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि 1924 में एक संगठन बना जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल। और स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मध्य प्रदेश में जन्मे और इनका कार्य क्षेत्र जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में यहीं से प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये जुड़े। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारी जो है यहाँ पर जुड़े। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ते चले गए और इन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसको हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की इन्होंने। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंतर्गत जो है चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती। एक पूरी क्लास इस पे हमने पीछे की हुई है, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से जो है काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर टू लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया गया और वहाँ पर सरकारी पैसा जो रखा हुआ था, जो लगभग 8,000 रुपये के आसपास था, उसको जो है चंद्रशेखर आज़ाद और साथियों ने मिलकर के लूट लिया। इस काकोरी ट्रेन डकैती में जो प्रमुख रूप से लोग शामिल थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, इसके अलावा जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 10 लोग थे ट्रेन में चढ़े और ये काकोरी ट्रेन डकैती जो की गई वो सहारनपुर टू लखनऊ ट्रेन जो थी उसका नाम था 8 डाउन पैसेंजर। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने ये योजना विशेष करके बनाई थी
शाहजहांपुर के रहने वाले थे और इन्होंने देखा था कि इसमें जो है खजाना ले जाया जाता है, यानी ट्रेनों में पैसा ले जाया जाता है, जो स्टेशन से टिकट की बिक्री या अंग्रेज़ों का पैसा जो है ले जाया जाता था। उस दिन इत्तेफाक से लगभग 8,000 रुपये की लूट जो है इन लोगों ने की थी। और यहाँ पर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि काकोरी ट्रेन डकैती में जो केस चलाया गया उसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें से सजाएं दी गई। और ये जो हमने 4 नाम यहाँ पर लिखे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह अशफाक उल्ला खां, इन 4 लोगों को काकोरी ट्रेन कांड में फांसी की सजाएं दी गई थी। इन 4 लोगों को जो है फांसी दी गई थी। और हमने इसमें देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। यहाँ पर अंग्रेज जो है चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर सकी, हालांकि इन पर भी मुकदमा चलाया गया लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। यहाँ पर जब प्रमुख ये नेता जो है यहाँ पर फांसी की सज़ा इनको दे दी गई, गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद में अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो बाहर थे, इन्होंने फिर से एक नए संगठन का निर्माण किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही फिर से पुनर्गठित किया और इसका नाम जो है रखा हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी कि नया संगठन जो आया वो 1928 में आया। 1928 में एक नया संगठन बना जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद की थी। चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रकार से पुनर्गठन था पुरानी संस्था का, चंद्रशेखर आज़ाद ने, और इसको दिल्ली में किया था इन्होंने। दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से जो है क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया। भगत सिंह इत्यादि जो थे यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों ने मिल करके फिर से जो है इस जो पुरानी संस्था थी जो कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि बहुत प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, तो इसको फिर से पुनर्गठित किया और इसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट। यानी कि यहाँ पर एक शब्द बढ़ाया गया समाजवादी, और इसको भी हम पीछे पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव जो है HRA के जो सदस्य थे उन पे बहुत पड़ गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने अपनी जो इस संगठन का नाम था इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और इस संस्था ने कई बड़े बड़े जो है घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें प्रमुख घटना थी सैंडर्स की हत्या। तो यहाँ पर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सैंडर्स की हत्या, ये पहली घटना जो है HSRA के द्वारा की गई। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी इसके भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर साइमन कमीशन जो आया 1927 में, साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में वो भारत में आया। साइमन कमीशन क्यों आया था? ये आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में लागू किए गए थे, उनका भारत में क्या प्रभाव है और क्या अन्य चीज़ें की जानी चाहिए, इस चीज़ की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। 1927 में गठन हुआ, 28 में भारत आया और इस कमीशन का बहुत विरोध भारत में किया जा रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 लोग थे साइमन को मिला करके वो सभी अंग्रेज़ थे। तो भारतीय इस चीज़ से नाराज़ थे
कि जो कमीशन हमारे यहाँ संवैधानिक जांच के लिए आ रहा है उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। हालांकि साइमन कमीशन के गठन में ये बात कही गई कि ये चूंकि इस कमीशन की रिपोर्ट विदेश में रखी जाएगी, यानी इंग्लैंड में संसद में रखी जाएगी, इसीलिए जो है सभी अंग्रेजों को नियुक्त किया गया है जो संसद में हों। तो ये बात भी उनकी जो है गलत सिद्ध हुई, क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड की संसद है वहाँ पर 2 भारतीय सदस्य थे, उनको लिया जा सकता था। तो साइमन कमीशन का चैप्टर हम जो पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और लाहौर में लाला लजपत राय के नेतृत्व में इस विरोध को नेतृत्व दिया जा रहा था। तो हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ का जो एसएसपी था उस समय, स्कॉट, उसने आदेश किया था कि किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जाएगा लाहौर में। लेकिन लाला लजपत राय के नेतृत्व में वहाँ पर भगत सिंह के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी, लेकिन भगत सिंह स्वयं जो है वहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए थे। तो वहाँ पर लाला लजपत राय नेतृत्व कर रहे थे और सैंडर्स वहाँ पर जो है उपस्थित था और एक लाठी चार्ज का आदेश दिया गया, जिसमें कई लाठियाँ जो है लाला लजपत राय के सर पर लगी और वो घायल हो गए। घायल होने से ये 30 अक्टूबर 1928 की बात है। तो यहाँ पर अगर संक्षिप्त में हम नोट करना चाहें तो साइमन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध कहाँ हो रहा था? लाहौर में। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में विरोध पहले से ही हो रहा था। लाहौर में 30 अक्टूबर को साइमन पहुंचा, वहां पर विरोध चल रहा था और यहां पे लाला लजपत राय जो है नेतृत्व कर रहे थे। लाला लजपत राय नेतृत्व। यहां पर क्या होता है, लाठी चार्ज हो जाती है और उसमें लाला लजपत राय घायल हो जाते हैं। लाठी चार्ज, इसमें क्या हुआ, इसमें लाला लजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, ये घायल हो जाते हैं और फिर 17 नवंबर 1928 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है इसी घायल हो जाने की वजह से। अब यहाँ पर जो 17 नवंबर 1928 को लाला लजपत राय की मृत्यु हो गई, तो इसका दोषी स्कॉट को माना गया और सैंडर्स को माना गया। और भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव और जय गोपाल आदि लोगों ने मिल करके, 4 लोग मौके पर गए थे और सुखदेव जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, राजगुरु इत्यादि जो है सभी लोग मिल करके इन्होंने जो है स्कॉट, जो एसएसपी था, स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लेकिन वहाँ पर जय गोपाल ने शिनाख्त जो है थोड़ा सा गलत किया और मौके पर सैंडर्स को ही स्कॉट समझ लिया और इन सब लोगों ने मिल करके सैंडर्स की हत्या कर दी। इस डेट के लगभग 1 महीने बाद, यानी 17 दिसंबर 1928 को, यानी कि लाला जी की मृत्यु के 1 महीने बाद सैंडर्स की हत्या की गई थी, 17 दिसंबर 1928 को। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद। चूँकि हम चंद्रशेखर आज़ाद पे पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, इस संगठन का निर्माण किया। और सैंडर्स की हत्या में जो लोग शामिल थे उनमें कौन कौन से नाम प्रमुख हैं आप देखें। एक तो ये काकोरी कांड में आप नोट कर लिए, सभी चीज़ों को, घटनाओं को एक क्रम से आप जोड़ के रखिएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है, चाहे वो संगठन के नाम से आए, चाहे वो व्यक्ति विशेष क्रांतिकारी के नाम से आए, आपको वही विवरण प्रस्तुत करने होते हैं। तो देखिए सैंडर्स की हत्या में कौन कौन शामिल है, इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। सैंडर्स की हत्या कब की गई? 17 दिसंबर 1928, लाला जी की मृत्यु के 1 महीने बाद। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पर है भगत सिंह, राजगुरु
जयगोपाल। ये 4 लोग जो है वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे सुखदेव जो है वो प्रबंध कर रहे थे इस चीज़ का, यानी सुखदेव जो है वो बैकग्राउंड में थे। फ्रंट पे ये 4 लोग मौके पर हत्या करने के उद्देश्य से गए। और किसकी हत्या करने के उद्देश्य से गए थे? वो एसएसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक होता है स्कॉट, उसकी हत्या के लिए गए थे। लेकिन जयगोपाल ने वहाँ पर शिनाख्त करने में गलती की और सैंडर्स को ही, जो एएसपी था यानी सहायक पुलिस अधीक्षक था, उसको ही जो है स्कॉट समझ लिया और इन सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर सैंडर्स की हत्या कर दी। तो सैंडर्स की हत्या के केस में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी। किसको किसको? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन लोगों को जो है फांसी दी गई थी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि 23 मार्च 1931 को जो है ये फांसी इनको दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई 3 लोगों को। और चंद्रशेखर आज़ाद, बाकी लोगों को जो है आजीवन कारावास और काले पानी की सजाएं दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद पुनः यहाँ से फरार हो गए। इस घटना से भी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पकड़े नहीं गए। और कौन सी घटनाक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल रहे? तो वो है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड को हालांकि 2 लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया था, लेकिन योजना बनाने में पूरा HSRA का ही हाथ था। चंद्रशेखर आज़ाद उसमें भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो असेंबली बम कांड खास करके जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन 2 लोगों ने अंजाम दिया था और इसमें जो है इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, काले पानी की सज़ा। देखिए, असेंबली बम कांड की घटना पहले हो जाती है। सैंडर्स की हत्या करने के बाद में ये सभी लोग फरार हो गए थे, कोई भी पकड़ा नहीं गया था, कोई भी इसमें पकड़ा नहीं गया था। लेकिन असेंबली बम कांड के बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, आपने देखा कि जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, और ये लोग गिरफ्तार हो गए। उसके बाद में अन्य साथियों को भी HSRA के, जो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे पहले असेंबली बम कांड का केस चलाया गया, जिसमें इनको आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई। इसके बाद इनको लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया। असेंबली बम कांड जो है वो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं इसको, दिल्ली केस है ये, दिल्ली में किया गया। इसके बाद इन लोगों को लाहौर में शिफ्ट किया गया, जहां पर इनके अन्य साथी राजगुरु, सुखदेव, इन सबको गिरफ्तार करके भी ले आया गया। और 18 लोगों पर ये जो सैंडर्स की हत्या पहले इन्होंने की थी, इसके लिए लाहौर में लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही जो है 23 मार्च 1931 को इन 3 लोगों को फांसी की सजाएं दी गई थी, बाकी लोगों को काले पानी की सजाएं दी गई थी। कुल 18 लोगों को इसमें सजाएं दी गई। तो सैंडर्स की हत्या में शामिल रहे चंद्रशेखर आज़ाद, असेंबली बम कांड में भी शामिल रहे, काकोरी कांड में शामिल रहे। इसके बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और इनकी फांसी से पहले, फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई। जब इन पे केस चल रहा था लाहौर का, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने वायसराय इरविन को मारने की योजना बनाई। यानी कि जिस समय ये सभी लोग जेल में हैं, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद ने छुड़ाने के प्रयास के लिए इन्होंने सोचा कि हम अपने क्रांतिकारी जो जेल में बंद हैं इनको छुड़ाने के लिए कुछ करेंगे। और वायसराय की हत्या का जो है एक योजना चंद्रशेखर आज़ाद ने तैयार की। उसमें वायसराय कोल्हापुर में था और उसको दिल्ली आना था, कोल्हापुर से दिल्ली। कोल्हापुर से दिल्ली की जो दिल्ली टू मथुरा रेलवे लाइन पे स्टेशन पड़ता है,
निज़ामुद्दीन स्टेशन, उसके निकट रेलवे पटरी के नीचे पूरे बम बिछा दिए गए, ताकि जब यहाँ से ट्रेन, इरविन की ट्रेन गुजरेगी तो ये बम ब्लास्ट से जो है वो मर जाएगा। बम ब्लास्ट हुए, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इरविन जो है वहाँ पर बाल बाल बच गया। लेकिन मौके से चंद्रशेखर आज़ाद फिर फरार हो गए यहाँ पे। तो अगला जो इनका कांड था वो था इरविन की हत्या का प्रयास। इरविन जो वायसराय है की हत्या का प्रयास। ये किसकी योजना थी? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। अब भी जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर क्रांतिकारी इस प्रकार से आह्वान करते थे युवाओं का कि आप जो है देश के लिए अगर न्यौछावर नहीं हो सकते तो आपकी जवानी बेकार है। इनका मानना था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, हम पुलिस की गिरफ्त में कभी नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इरविन की हत्या का प्रयास किया और एक योजना तैयार की। 23 दिसंबर 1929, 23 दिसंबर 1929 की बात हम कर रहे हैं, यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि साथियों पर शुरू किया जा चुका है, क्योंकि वो जुलाई 1929 में केस शुरू कर दिया गया था और अक्टूबर 1930 में उसका फैसला हुआ था। तो जिस समय लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो इनके साथियों पर चलाया जा रहा है, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद ने 23 दिसंबर 1929 को ये योजना अंजाम देने की सोची। और कोल्हापुर से दिल्ली, वायसराय कहाँ था? कोल्हापुर। कोल्हापुर से उसको आना था दिल्ली। तो यहाँ पर जो दिल्ली से मथुरा रेलवे लाइन है, पड़ती भाग जो है वो दिल्ली से मथुरा लाइन पर निज़ामुद्दीन स्टेशन पड़ता है। निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास, निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है रेल लाइन पे बम बिछा दिए। रेल लाइन पर बम लगा दिए। इनके साथी सब वहाँ पे गए और रेल की पटरी के नीचे पूरा बम का जो है बिछा दिया कि ट्रेन इससे गुजरेगी और यहाँ पर जो है इरविन मर जाएगा। लेकिन इरविन की किस्मत थी कि यहाँ पर इरविन बच गया। इरविन बाल बाल बच गया। और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भी फरार हो गए। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद में भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो हमने क्या क्या देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाओं में शामिल रहे। तो हमने देखा कि काकोरी कांड, एक तो हमने देखा कि 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या किया गया। फिर इसके बाद आपने देखा कि 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या की गई। फिर आपने देखा था कि 8 अप्रैल 1929 असेंबली में बम फेंका गया। असेंबली बम कांड। और उसके बाद आपने देखा ये घटना अंजाम दी गई 23 दिसंबर 1929 इरविन की हत्या का प्रयास। इन सभी में जो है, चाहे वो फ्रंट पे या बैक में, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। और भी तमाम घटनाएं जो की गई, चाहे वो शस्त्रों का निर्माण रहा हो, चाहे वो
क्रांतिकारी कोई भी गतिविधियां रही हों, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो प्रमुख सक्रिय क्रांतिकारियों में रहे। तो इन सब घटनाओं में सक्रिय रूप से होने के बावजूद भी हर बार जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद फरार होते रहे। 1930-31 का समय आ चुका है, यहाँ तक घटनाएं पहुँचते पहुँचते, और इस समय जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया गांधी जी के नेतृत्व में, और सरकार ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए अपने पूरे प्रयास शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत जो है क्रांतिकारियों ने सरकार की नाक में दम कर दिया था। तो हर प्रकार से क्रांतिकारियों को छापा डाल डाल करके गिरफ्तार किया जाने लगा, ताकि किसी प्रकार की अन्य घटनाएं यहाँ पर न होने पाए। यानी इस समय क्रांतिकारियों के दमन का कुचक्र जो है सरकार के द्वारा पूरी ताकत से चलाया जा रहा था। आपने देखा कि मात्र 8,000 रुपये की डकैती करने के लिए 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजाएं दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को 1928 में इन लोगों को सजाएं दी गई। आपने देखा कि लाहौर षड्यंत्र केस चला करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजाएं दी गई, और सरकार बहुत जल्दबाजी में ये केस निपटाती थी। वो क्रांतिकारियों को पूरी तरीके से अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं देती थी। जैसे हो सके वो सरकार जो है इस प्रयास में रहती थी जल्दी से निपटारा किया जाए और बड़ी से बड़ी सजाएं जो है इन लोगों को दी जाए, ताकि क्रांतिकारियों की कमर तोड़ी जा सके। चंद्रशेखर आज़ाद को भी गिरफ्तार करने के लिए पूरा प्रयास सरकार लगा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अपने कुछ साथियों के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे, और वहाँ पर यही प्लान बनाया जा रहा था। वो तारीख थी 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931। अभी जो है लाहौर षड्यंत्र के जो 3 अभियुक्त हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, वो जेल में बंद हैं। अभी उनको फांसी नहीं दी गई है। फांसी उनको मार्च में दी जाएगी। फरवरी का महीना है, यानी उससे कुछ समय पहले। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपने साथियों को छुड़ाने संबंधी ही कोई योजना यहाँ अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बना रहे थे। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, यूपी, इलाहाबाद। यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज। ये वो सुखदेव नहीं हैं जो जेल में बंद हैं, वो दूसरे हैं, सुखदेव राज। इन साथियों के साथ जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद कुछ मंत्रणा विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन किसी एक साथी ने मुखबरी कर दी। कोई एक साथी था। बहुत से लोग जो है हम देखेंगे अपने इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या किसी भी घटना के आप आसपास देखें, अक्सर जो है भारतीयों ने ही भारतीयों के साथ बहुत बार दगाबाजियाँ की हैं, जिसकी वजह से प्रमुख लीडर्स जो है वो धोखा खाए हैं। तो यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में भी किसी एक साथी ने मुखबरी कर दी और इंस्पेक्टर नाट बाबर को जा कर के बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुत वांटेड हैं, आप उनको ढूंढ रहे हैं, वो अल्फ्रेड पार्क में जो है अपने साथियों के साथ इस समय उपस्थित हैं। तो नाट बाबर जो है अपने सिपाहियों को लेकर के अल्फ्रेड पार्क में आ गया और वहाँ पर जो है गोलीबारी शुरू हो गई, दोनों तरफ से मुठभेड़ हो गई। तो किसी तरीके से कुछ साथी तो यहाँ से निकलने में कामयाब रहे, जैसे यशपाल वगैरह, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अकेले वहाँ पर फंस गए। चारों तरफ से घेर लिया गया। इन्होंने गोलियों से कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, नाट बाबर की कलाई में गोली मार दी, लेकिन कुछ सीमित ही इनके पास हथियार थे, यानी कि गोलियां चंद्रशेखर आज़ाद की ख़त्म हो रही थी और उधर सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अंत में एक गोली जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो है काल्ट पिस्तौल थी इनके पास में, उसमें रह जाती है और इस पिस्तौल से वो अपने आप को स्वयं ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि इनका एक प्रमुख संकल्प था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे।
तो चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को ही गोली मार करके इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद ये सब साथी यहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर नाट बाबर सिपाहियों के साथ आ गया। और यहीं पर जो है मुठभेड़ हुई और अंत में आज़ाद ने अपनी अंतिम गोली से स्वयं को मार ली, मारकर शहीद हो गए, पकड़े नहीं गए। कोल्ट पिस्तौल थी इनके पास जो नाट बाबर ने ले ली, और जब वो ब्रिटेन गया वापस यहाँ से तो वो कोल्ट पिस्तौल को जो है अपने साथ ले गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के 40 वर्ष बाद जो है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो है सम्मिलित प्रयास से वो कोल्ट पिस्तौल जो है भारत को वापस मिली, उत्तर प्रदेश सरकार को। तो इनकी जो कोल्ट पिस्तौल थी, यहाँ पे ये शहीद हो गए। यहाँ पे आज़ाद की जो कोल्ट पिस्तौल थी जिससे इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, इस कोल्ट पिस्तौल को जो है नाट बाबर ने ले लिया। हालांकि नाट बाबर की भी कलाई में गोली मारी थी और एक सिपाही जो था उसकी जो है जबड़ा तोड़ दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी मुकाबला किया लेकिन हथियार कम थे और किसी ने गलत समय पर मुखबरी कर दी। ये सभी लोग इस मुठभेड़ के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है अंतिम सांस तक मुकाबला किया। और जब ये देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, एक ही कारतूस बची है, तो स्वयं को शूट कर लिया और पकड़े नहीं गए। नाट बाबर ले गया और ये 40 वर्ष बाद, यानी कि ये घटना 1931 की है, इसके बाद 40 वर्ष बाद ये पिस्तौल प्राप्त की जा चुकी थी। 40 वर्ष बाद भारत सरकार, तब तक देश आज़ाद हो चुका था, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि यहीं का मामला था, के प्रयास से पुनः प्राप्त की गई। इस पिस्तौल को पुनः जो है वो प्राप्त किया गया है। और इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद की इस शहादत के बाद में HSRA का क्या हुआ, जो इनका संगठन था, इसके बाद में क्या हुआ, जो इनका संगठन था HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो प्रमुख है वो यशपाल को बनाया गया, क्योंकि यशपाल वहाँ से बच के आ गए थे। तो यशपाल को जो है HSRA का प्रमुख बनाया गया। HSRA का प्रमुख किसको बनाया गया? यशपाल को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगले ही वर्ष 1932 में यशपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन पे केस चला करके 14 वर्ष की सज़ा जो है वो यशपाल को भी दी गई। और इस प्रकार से जो है HSRA का अस्तित्व जो है वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यशपाल को भी जो है 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 14 वर्ष की सज़ा दी गई। हालांकि 14 वर्ष तक इनको सज़ा काटनी नहीं पड़ी, क्योंकि 1937 में जब चुनाव हुए, 1937 चुनाव के बाद यूपी में मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। तो जब गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने 1937 के चुनाव के बाद में 1938 में, तो उस समय बहुत से क्रांतिकारियों को जो जेलों में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया था। तब जो है यशपाल को भी रिहा किया गया।
1938 में यशपाल को भी रिहा कर दिया गया। और भी बहुत से जो है क्रांतिकारी रिहा किए गए थे, यशपाल को भी यहाँ पर रिहा कर दिया गया। और इसके बाद में यशपाल जो है अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में लगाया, लेखन कार्य में इन्होंने बिताया। यहाँ पर से जो है जीवन पर्यंत ये क्या करते रहे, हिंदी साहित्य लेखन। हिंदी साहित्य की सेवा में जो है इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से ये कहानी यशपाल पर आकर के समाप्त हो जाती है एच.एस. आर्य की। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इरविन को मारने का प्रयास किया, जब इन्होंने इतनी सारी घटनाएं की, क्रांतिकारियों की घटनाएं बहुत उफान पे थी, तो महात्मा गांधी ने जो है एक लेख लिखा था यंग इंडिया में, जिसमें कहा था कि जो है ये क्रांतिकारी हैं, ये बम पूजक हैं, काल्ट ऑफ द बम्स। जो शीर्षक था मुख्य जो महात्मा गांधी का था, उसको आप नोट कर लें। महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था, पूछा जाता है इसीलिए इसको नोट कर लें। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, यंग इंडिया में लिखा था काल्ट ऑफ द बम। इसका मतलब होता है बम के पूजक। इन्होंने क्रांतिकारियों को कहा कि ये बम के पूजक हैं, यानी बम की राजनीति करते हैं। एक शीर्षक था इनके लेख का कल्ट ऑफ द बम, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। तो इसी समय इस लेख को जवाब देने के लिए भगवती चरण बोहरा ने जो है लिखा था फिलॉसफी ऑफ द बम। तो यहाँ पे भगवती चरण बोहरा, पीछे मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ, फिलॉसफी ऑफ द बम की। इन्होंने कौन सा लेख लिखा, फिलॉसफी ऑफ द बम। यानी कि बम का दर्शन, बम का दर्शन। तो ये जवाब था महात्मा गांधी को। और पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फिलॉसफी ऑफ द बम क्या थी, यानी क्रांतिकारियों का बम के लिए क्या नज़रिया था। तो ये सारी घटनाएं इस प्रकार से आती हैं सामने। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण की ये घटनाएं चल रही हैं, जिसमें हम सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं लगभग में। अब हम अगली क्लास में चटगांव शस्त्रागार लूट का जो एक और बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है, जिसमें एक आर्मी का भी गठन किया गया था मास्टर दा सूरसेन के द्वारा, उन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार का भी एक आंदोलन सशस्त्र किया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए। अभी तक जितनी भी हमने घटनाएं पढ़ी थी उनमें इतने लोग नहीं शहीद हुए जितने कि चटगांव शस्त्रागार, जो शस्त्रों का जो गोदाम होता है शस्त्रागार, उसको लूटने में जो है सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव में एक घटना, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्रांतिकारी इन गतिविधियों की क्या कमियां थी और क्या उपलब्धियां थी, यानी कहाँ कहाँ पर ये कमजोरियां इनमें प्रदर्शित होती हैं और क्या क्या उपलब्धियां थीं। एक और क्रांतिवीर रह जाते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के विषय में। सुभाष चंद्र बोस को हम पढ़ेंगे जब हम भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुँचेंगे, तो वहाँ पर उनका रोल है, इसीलिए हम उस घटना को वहीं पर डिस्कस करेंगे। वो भी जो है क्रांतिकारी आंदोलन के तहत ही रखी जाएगी। और एक चीज़ पे और हम डिस्कस करेंगे कि विदेशों में किस प्रकार से जो है क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तो 3 क्लासेस जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन की और बचती हैं। एक में हम सूरसेन को पढ़ेंगे, दूसरे में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पे बात करेंगे, और तीसरे में जो हम विश्व में जो है यानी विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए कौन से क्रांतिकारी संगठन थे, इन पे बात करेंगे, जिसमें से 2 हम पहले पढ़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस को हम बाद में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।